हेलो एवरीबॉडी। आज हम संविधान की प्रस्तावना पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम प्रस्तावना पर पहुंचने से पहले भारत के संविधान की संरचना को देख लेते हैं, भारत के संविधान की फिजिक को देख लेते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 25 भाग हो गए हैं। यद्यपि आज भी जो अंतिम एंट्री है वो भाग 22 ही है, जिसकी कि हम आगे चर्चा करेंगे। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। यद्यपि जो अंतिम एंट्री है वो अनुच्छेद 395 ही है। भारतीय संविधान के जो मूल भाग थे इस प्रकार वर्णित हैं, और जिसमें भाग 6, भाग 7 और भाग 8 और भाग 9 में बाद में परिवर्तन किया गया। भाग 6, 7, 8 और 9 में क्रमशः भाग का ख, ग और घ प्रकार के राज्य थे, जिनको सातवें संविधान संशोधन द्वारा केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिनको कि 6 और 7 में जो राज्य थे उनको भाग 6 में सम्मिलित किया गया, जिससे भाग 7 खाली हो गया। और भाग 8 और 9 में जो राज्य थे उनको भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया, जिस प्रकार भाग 9 भी खाली हो गया। भाग 9 में तत्पश्चात बाद में पंचायतों को सम्मिलित कर दिया गया और भाग 7 आज भी खाली है। और इस प्रकार जो बाद में और भाग जुड़े वो जुड़ा भाग 4 का मूल कर्तव्य और भाग 9A नगर पालिकाएं और भाग 14A अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। इस प्रकार भाग 4 का, भाग 9A और भाग 14A 3 भाग और हो गए, जिससे कि 22 और 3 25 हो गए। मगर जो अंतिम एंट्री है वो आज भी भाग 22 ही है। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों का क्रमवत ही रहा, मतलब 8, 9, 10 इस प्रकार से ही रही। और इस प्रकार वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। भाग और अनुसूचियों में अंतर यह है कि भाग में अनुच्छेदों का ग्रुप बनाया गया है, जबकि अनुसूचियों में आइटम्स का, विभिन्न प्रकार के आइटम्स को एक जगह रखा गया है। अब संविधान की प्रस्तावना पर पहुंचते हैं। अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना से पहुंचने से पहले सर्वप्रथम यूएस के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। यूएस भारत की संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि वी द पीपुल ऑफ जो शब्द है वो इसी प्रकार हमारे संविधान में भी वर्णित किया गया है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, जिसको कि 1787 में अडॉप्ट किया गया। भारत का संविधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव पूरे संविधान का एक मोटा ड्राफ्ट था, मगर जो उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की टर्मिनोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ढंग से लिखने का प्रयास करता हूं, जिससे कि और जल्दी हमारी समझ में आ पाए कि हमारी प्रस्तावना कहती क्या है। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब भारत के लोगों की ओर से
संविधान सभा में ये संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत को बनाना है। भारत किस प्रकार का राज्य होगा, भारत की प्रकृति कैसी होगी। भारत होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके नागरिकों को क्या प्राप्त होगा? इसके नागरिकों को प्राप्त होगा, भारत एक ऐसा देश होगा जहां इसके नागरिकों को न्याय प्राप्त होगा, स्वतंत्रता प्राप्त होगी और समता प्राप्त होगी, तथा जहां व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में हम देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 की तिथि का भी वर्णन किया गया है, जो कि भारत के संविधान को इस दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। यद्यपि भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि ये दिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें से 26 जनवरी, उसके बाद 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया था। इसलिए इस दिन को हिस्टोरिकल बनाने के लिए, इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये तारीख तय की गई कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाएगा। हम भारत के लोग, सर्वप्रथम जो शब्द, सबसे पहले जो शब्द अंकित हैं, जो सेंटेंस अंकित है, हम भारत के लोग, इसकी व्याख्या करते हैं। हम भारत के लोग यह संकेत करता है कि जो संविधान सभा को या संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका स्रोत क्या है। मतलब उसका स्रोत भारत के लोग है। संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत के लोगों से मिलती है। हमें पता है कि हमारी संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई यद्यपि नहीं थी, मगर वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार जो प्रांतीय असेंबली बनी थी और उनके जो प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया, और जो हमारे रजवाड़े थे, जो देशी रियासतें थी, उनके प्रमुखों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत किया गया। इस प्रकार संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। यद्यपि संविधान सभा में इस बात पर भी काफी चर्चा हुई कि हम भारत के लोग का अंकित करना उचित नहीं है, मगर जब यह इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई तो उसका प्रत्युत्तर करते हुए अंबेडकर साहब ने उत्तर भी दिया, क्योंकि यदि अमेरिका का संविधान हम अमेरिका के लोग लिख सकता है, जहां की अमेरिका के संविधान सदस्यों की संख्या भारत के संविधान सदस्यों की संख्या से बहुत कम थी, तो हम इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 के बाद में भी यह प्रश्न उठा कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कि कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग, यह संकेत करता है कि भारत के संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। प्रकृति, भारत कैसा होगा? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। संप्रभु, सर्वप्रथम संप्रभु को परिभाषित करते हैं। संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये लैटिन शब्द सुपर एनस से मिलकर बना हुआ है। सॉवरेनिटी लैटिन शब्द सुपर एनस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर शक्ति, जो कि सबसे ऊपर हो, जिसपे किसी का अन्य का प्रभाव न हो, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी का डोमिनियन न हो। इस प्रकार अब ये बात आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल या कोई और संस्थाएं, क्षेत्रीय संस्थाएं, क्या वो हमारी संप्रभुता का हनन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो संस्थाएं होती हैं, ये आपसी हित पर आधारित होती हैं, आपसी समझौते पर आधारित होती हैं। ये किसी भी प्रकार से हमारी संप्रभुता का हनन नहीं करते। समाजवादी, जहां एक तरफ मार्क्सवादी समाजवाद था, जो कि कार्ल मार्क्स, माइकल एंगल्स या माओ या लेनिन के विचारों से प्रभावित था, जहां मार्क्स और एंगल्स के विचारों के आधार पर वर्ग संघर्ष मुख्य आधार था, और
एक बुजुर्वा और सर्वहारा की क्रांति की बात कर दी गई और अंततः सर्वहारा की तानाशाही का युग आएगा और तत्पश्चात कुछ समय के बाद, कुछ दशकों के बाद राज्य रहित समाज की स्थापना होगी, जिसमें कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। तत्पश्चात माओ और लेनिन के विचारों का समग्र रूप में इस प्रकार से मार्क्सवाद जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार होगा, सारे साधनों राज्य के अधीन होंगे और राज्य उनको समान रूप से वितरित करेगा। प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार जरूरत की पूर्ति होगी। वहीं भारतीय समाजवाद नेहरू और गांधी के विचारों पर आधारित है। नेहरूवादी गांधीवादी समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहां राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत संसाधनों पर भी जोर दिया गया है। कुछ संसाधनों पर राज्य का प्रभुत्व होगा तो अधिकतर संसाधनों को खुला व्यक्तियों के लिए छोड़ दिया जाएगा, आम जन के लिए छोड़ दिया जाएगा। पंथ निरपेक्षता का भी कंसेप्ट, भारत की पंथ निरपेक्षता का कंसेप्ट भी पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है, जहां पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में राज्य धर्म से बिल्कुल अलग होता है और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। वहीं भारत का कोई धर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों को समान नजर से देखता है और सभी धर्मों के उत्थान के लिए समान व्यवस्थाएं करता है, चाहे उसमें हज की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो या विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इत्यादि कार्यों को प्रोत्साहन करना हो या बनाना हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपुल, यानी लोगों का शासन। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वे प्रतिनिधि शासन करते हैं। यद्यपि अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में ही निहित होती है, जिसको कि जनता वयस्क मताधिकार द्वारा उन प्रतिनिधियों को चुनती है। सामयिक चुनाव द्वारा उनको हटा सकती है या पुनः जारी रख सकती है और यहाँ कानून की सर्वोच्चता होती है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जिससे कि लोकतंत्र बना रहे। गणतांत्रिक राज व्यवस्था, गणतंत्र का उदय ही धर्मवाद और राजशाही धर्मतंत्र और राजशाही के विरुद्ध हुआ, जहां धर्मतंत्र और राजशाही के अत्याचारों से त्रस्त होकर गणतंत्र की उत्पत्ति हुई। गणतंत्र में उत्तराधिकार के नियम को हटाकर एक चुनकर राज्य का प्रमुख आता है। राज्य का प्रमुख निश्चित अवधि के लिए चुनकर आता है, चाहे वो चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से आए चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए। राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है। संप्रभुता के विभिन्न रूप होते हैं: औपचारिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और वैध संप्रभुता। जहां औपचारिक संप्रभुता में राज्य अध्यक्ष के नाम पर जिसका प्रयोग कोई और करता हो, और कानूनी संप्रभुता में लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसी संप्रभुता संसद में निहित होती है। तो वहीं राजनीतिक संप्रभुता में कानूनी संप्रभुता के पीछे की संप्रभुता यानी मतदाताओं और लोकमत की इच्छा। तो इस प्रकार गणतांत्रिक राज व्यवस्था में राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है और सार्वजनिक कार्यालय जनता के लिए खुले होते हैं। सार्वजनिक कार्यालयों में चाहे प्रवेश हो चाहे उन सार्वजनिक कार्यालयों को होल्ड करना हो, वो सभी के लिए खुले होते हैं। उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्राप्त करना है। न्याय का सबसे अच्छा जो वर्णन किया है वो जॉन रॉस द्वारा किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो उचित है वह न्याय है और जो अनुचित है वह अन्याय है। जॉन रॉस एक ऐसे फिलोसोफर हुए हैं जिनके द्वारा भेदभाव मूलक व्यवस्था में भी न्याय को सही ठहराने का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। जॉन रॉस द्वारा न्याय के 3 सिद्धांत दिए गए, जिनमें कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर की समानता का सिद्धांत और भेदभाव मूलक सिद्धांत। जहां समान स्वतंत्रता के सिद्धांत में
समान स्वतंत्रता देने की बात की गई है, तो वहीं अवसर की समानता के सिद्धांत में सबको समान अवसर देने की बात की गई है। जॉन रॉल्स का तीसरा सिद्धांत भेदभाव मूलक सिद्धांत है, जो कहता है कि इस प्रकार भेदभाव हो कि न्यूनतम लाभ प्राप्त करने वाले के अधिकतम पक्ष में हो। मतलब समाज का जो अंतिम वर्ग का आदमी है उसको उसका अधिकतम लाभ प्राप्त मिले। इस प्रकार जॉन रॉल्स के 3 सिद्धांत, सबको समान स्वतंत्रता दी जाए, सबको समान अवसर दिए जाएं और भेदभाव हो तो इस प्रकार हो कि न्यूनतम लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को के अधिकतम पक्ष में हो। भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जहां सामाजिक न्याय में विभिन्न प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां जैसे जाति, कास्ट, लिंग, इस आधार पर किसी के साथ अन्याय न हो, आर्थिक आधार पर किसी से अन्याय न हो, संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना सम्मिलित किया गया। तो वहीं राजनीतिक न्याय में सभी को समान अधिकार प्राप्त हों, राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश हों और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का समान अधिकार प्राप्त हो। अगला स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव। मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव हो, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक न हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है और 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। मगर स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। मतलब कि हमारी स्वतंत्रता तभी तक स्वतंत्रता है जब तक वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करती। यदि वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करती है तो हमारी स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। समता। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। सभी व्यक्तियों को समान प्रतिष्ठा होगी, किसी को विशेषाधिकार की प्राप्ति नहीं होगी, सभी व्यक्ति एक ही व्यक्ति होंगे और सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। बंधुत्व। सभी आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे और आपसी बंधुत्व के साथ रहेंगे। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान भी इसीलिए किया गया है कि आपसी भाईचारा बढ़ाया जा सके। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति राजतंत्र के विरोध में हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत रूस की क्रांति से प्रेरित है। रूस की क्रांति भी लंबे समय तक चलने वाले जार के अत्याचारी शासन के खिलाफ हुई और रूस में लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति हुई और अंततः गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रस्तावना संविधान का भाग। यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सर्वप्रथम बेरुवाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तत्पश्चात केशवानंद भारती मामला 1973, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, जिसमें कि 13 जजों ने 13 जज इस बेंच में शामिल थे, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण भाग है। इसी बेंच द्वारा केशवानंद भारती मामले द्वारा ही संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी सामने आया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया, जिसमें कहा गया कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, मगर उसको आधारभूत ढांचे को, संविधान के आधारभूत ढांचे का ध्यान रखना होगा। उसको संविधान या उसको संसद क्षति नहीं पहुंचा सकती। गैर न्यायिक। संविधान की प्रस्तावना गैर न्यायिक है। प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और या नहीं विधायिका की शक्ति का स्रोत हैं और नहीं उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। संशोधन। क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। केशवानंद भारती मामले में ये डिसीजन भी दिया गया कि संविधान की मूल विशेषताओं को ध्वस्त किए बिना संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में अभी केवल एक बार संशोधन हुआ, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सेकुलर, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ दिया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए।
सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। भारत की स्थिति। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने से पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब पारित हो गया तो भारत को विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिल गई और भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी हो गई और 26 जनवरी तक भारत की स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जैसी ही रही और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। भारत